नमस्कार। योगानंद जी के योगी कथामृत में आप सबका स्वागत है। और हम योगानंद जी के योगीकृत कथामृत में इस समय पढ़ रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में, और इसका ये है पार्ट 2। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि योगानंद जी बताते हैं कि जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त की हो वही केवल संसार को अपने विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है। इस बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया पर अब तक किए जा चुके कार्य से और वनस्पति जीवन के अप्रत्याशित तथ्य सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खुल गए हैं। जिन उलझनों के बारे में अब तक यह माना जाता था कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, वे भी अब प्रयोगात्मक अन्वेषण के कार्य क्षेत्र में आ गई हैं। परंतु कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए प्रवेश कक्ष में अपने अपने केस में रखे गए मेरे द्वारा आविष्कृत अति संवेदनशील उपकरणों और वैज्ञानिक यंत्रों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वे दृश्यमान आभास के पीछे छिपे सत्य को खोजने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक अनवरत प्रयत्न की व मानव के सीमित सामर्थ्य की परिसीमाओं को लांघने के लिए आवश्यक अविराम कठोर परिश्रम, लगन और उद्योगशीलता की गाथा सुनाते हैं। सभी आविष्कारक वैज्ञानिक जानते हैं कि वास्तविक प्रयोगशाला तो मन है, जहां वे माया के पर्दे के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं। यहाँ जो लेक्चर दिए जाएंगे वे किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होंगे। उनमें इन कक्षों में प्रथम बार सिद्ध किए गए नए आविष्कारों का ज्ञान दिया जाएगा। इस संस्था के कार्य विवरण के नियमित प्रकाशनों द्वारा भारत के योगदान समस्त विश्व में पहुंच जाएंगे। वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे। कभी भी किसी भी बात का पेटेंट नहीं लिया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार ही यह है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाभ के लिए करने की संस्कृतिहीनता से सदैव दूर रहना चाहिए। मेरी यह भी इच्छा है कि इस संस्था की सुविधाएं जहां तक संभव हो सके सभी देशों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो। इसमें मैं अपने देश की परंपराओं को आगे चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। 25 शताब्दियों पूर्व भी भारत नालंदा और तक्षशिला के अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी हिस्सों से आते छात्रों को ज्ञान प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराता था। विज्ञान न तो पूर्व का है न पश्चिम का, बल्कि अपनी सार्वलौकिकता के कारण वह सब देशों का है। परंतु फिर भी भारत इसमें महान योगदान देने के लिए विशेष रूप से योग्य है। भारतीयों की ज्वलंत कल्पना शक्ति तो ऊपर ऊपर परस्पर विरोधी लगने वाले तथ्यों की गुत्थी से भी नया सूत्र निकाल सकती है, परंतु एकाग्रता की आदत ने इसे रोक रखा है। यह संयम मन को अनंत धीरज के साथ सत्य की खोज में लगाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। उस महान वैज्ञानिक के उन अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छलछला उठीं। यह धीरज ही क्या सचमुच भारत का पर्यायवाची शब्द नहीं बन गया है, जिसने काल और इतिहासकार दोनों को ही समान रूप से अचंभित कर रखा है। उद्घाटन दिवस के थोड़े दिनों बाद मैं उस अनुसंधान केंद्र में फिर से गया। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ को अपने वचन का स्मरण था। वे मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। अब मैं इस फर्न के पौधे को केस्कोग्राफ लगाता हूँ। इसकी गतिविधियों का अनेक गुना परिवर्धित चित्र उभरेगा। इसी मात्रा में यदि घोंघे की रेंगने की क्रिया को परिवर्धित किया जाए तो घोंघा एक्सप्रेस ट्रेन की गति से चलता दिखाई देगा। मेरी दृष्टि उत्सुकतावश पर्दे पर लगी हुई थी, जहाँ फर्न की परिवर्धित छाया दिख रही थी।
सूक्ष्माति सूक्ष्म जैव क्रियाएं भी अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरी मंत्र मुग्ध आंखों के सामने वह फर्न का पौधा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था। बोस महाशय ने पौधे की नोक को धातु की एक छोटी सी छड़ से छुआ। पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य हठात रुक गया। जैसे ही छड़ हटाई वैसे ही उसकी लयबद्ध थिरक पुनः शुरू हो गई। तुमने देखा कैसे तनिक सा भी बाह्य हस्तक्षेप संवेदनशील ऊतकों के लिए बाधक है, बोस महाशय ने कहा। अब देखो, मैं इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा और फिर उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि भी। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने विकास को पूर्णतः रोक दिया। उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि ने उसे पुनः शुरू कर दिया। पर्दे पर दिखने वाले विकास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता के साथ जकड़ रखा था। बोस महाशय यहाँ खलनायक की भूमिका में बोस महाशय ने उस फर्न के एक हिस्से में एक तीक्ष्ण औजार घुसा दिया। आकस्मिक फड़फड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया। जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेड से अंशतः काट दिया, तब छाया में तीव्र छटपटाहट दिखाई दी। फिर मृत्यु की अंतिम स्तब्धता में वह शांत हो गई। एक विशाल वृक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म देकर फिर उसका स्थानांतरण करने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली। साधारणतया वनों के ये राजा स्थानांतरित करने के कुछ ही दिन बाद मर जाते हैं। उस जीवन रक्षक युक्ति कौशल का वर्णन करते हुए बोस महाशय अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्मग्राही यंत्रों के रेखा चित्रों ने सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधों में रस संचार प्रणाली होती है। प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार प्रणाली होती है। वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्व गति को केवल केशिका आकर्षण सदृश किसी यांत्रिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसा कि सामान्यतया प्रयास किया जाता है। केस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है। पेड़ के अंदर से लंबी गोलाकार नली चलती है, जिसमें क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाली लहरें उठती रहती हैं, जो हृदय का काम करती हैं। हम जितनी ही अधिक गहराई में जाकर देखेंगे, उतनी ही अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता जाता है कि इस बहुविध प्रकृति का प्रत्येक रूप एक ही सूत्र में बंधा है। बोस महाशय ने एक अन्य बोस यंत्र की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टीन के एक टुकड़े पर कुछ प्रयोग दिखाता हूँ। धातुओं की प्राण शक्ति उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती है। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को चिन्हांकित करेंगे। मैं तल्लीन होकर आणविक संरचना की लक्षण स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखा चित्र ग्राफ को देखने लगा। जब प्रोफेसर साहब ने टीन को क्लोरोफॉर्म लगाया, तब कंपन लेखन थम गया। जब धीरे धीरे उस टीन की सामान्य अवस्था लौट आई, तब वह पुनः शुरू हो गया। अब बोस महाशय ने एक विषैला रसायन लगाया। टीन के छटपटाते छोर के साथ साथ सुई ने अद्भुत रूप से रेखाचित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी। वैज्ञानिक महोदय ने कहा, बोस यंत्रों ने प्रदर्शित कर दिया है कि कैंची और मशीनरी में प्रयुक्त इस्पात सदृश धातु भी थकते हैं और बीच बीच में विश्राम मिलने से उनमें पुनः ताजगी और कार्य क्षमता आ जाती है। विद्युत प्रवाह या अति भारी दबाव से धातुओं में जीवन की धड़कन को गंभीर क्षति पहुंचती है, या वह धड़कन सदा के लिए रुक भी सकती है। उस कक्ष में चारों ओर रखे अथक प्रतिभा के मुखर प्रतीक असंख्य आविष्कारों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई। सर, यह दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर
बड़े पैमाने पर कृषि विज्ञान को गति नहीं दी जा रही है। इनमें से कुछ यंत्रों को त्वरित प्रयोगों में प्रयुक्त करके खाद के विभिन्न प्रकारों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखना क्या सहज संभव नहीं हो सकता? तुम ठीक कह रहे हो। भावी पीढ़ियां बोस यंत्रों को अगणित प्रकारों से प्रयोग में लाएंगी। वैज्ञानिक को उसके परिश्रम का तत्काल पुरस्कार कदाचित ही मिलता है। सृजनात्मक सेवा का आनंद ही उसके लिए पर्याप्त है। उस अदम्य ऋषि के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर मैंने उनसे विदा ली। मैंने सोचा, उनकी अद्भुत प्रतिभा की विस्मयकारी उर्वरता क्या कभी निःशेष हो सकती है? बढ़ते वर्षों के साथ उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई। रेजोनेंट कार्डियोग्राफ नामक एक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बोस महाशय असंख्य भारतीय पेड़ पौधों के विस्तृत अनुसंधान में लग गए। किसी को कल्पना भी नहीं थी, ऐसी ऐसी उपयुक्त औषधियों की एक विराट भेषज तालिका तैयार हो गई। कार्डियोग्राफ ऐसी अचूक सटीकता के साथ तैयार किया गया है कि उससे 1 सेकंड का शतांश तक रेखाचित्र में अंकित हो जाता है। पेड़ पौधे, प्राणी एवं मानव शरीर की संरचना के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्पंदन भी यह कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ ने भविष्यवाणी की कि वैद्यकीय अनुसंधान के लिए प्राणियों के अंग छेदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधों के अंग छेदन से ही काम चल जाएगा। किसी औषधि के पौधे और प्राणी पर एक साथ किए गए प्रयोग के परिणामों के अंकन से साफ पता चलता है कि उन दोनों पर उस औषधि के प्रभाव में आश्चर्यजनक समानता है। उन्होंने स्पष्ट किया, मनुष्य में जो कुछ भी है उस सब का पूर्वाभास पेड़ पौधों में विद्यमान है। वनस्पति जगत पर प्रयोग प्राणियों और मानवों की यातना को कम करने में योगदान देंगे। कई वर्षों के बाद बोस महाशय ने पथ प्रदर्शक वनस्पति आविष्कारों की अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1938 में किए गए शोध कार्य की वार्ता द न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्नलिखित रूप से प्रकाशित हुई थी। गत कतिपय वर्षों में यह निर्धारित हो चुका है कि जब मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच तंत्रिकाएं नर्व्स संदेश वहन करती हैं, तब छोटी छोटी विद्युत तरंगें निर्मित होती हैं। इन विद्युत तरंगों को सूक्ष्मग्राही विद्युत द्वारा मापी यंत्रों ग्लैवनोमीटर से मापा गया और आधुनिक परिवर्धनकारी यंत्रों से इनका लक्ष्य गुना परिवर्धन किया गया। मानव या जीवित प्राणियों के तंत्रिका तंतुओं नर्व फाइबर में प्रवाहित होने वाली इन तरंगों का अध्ययन करने का कोई संतोषजनक तरीका इनकी अत्यंत तीव्र गति के कारण अब तक ढूंढा नहीं जा सका था। डॉक्टर के.एस. कोल और डॉक्टर एच.जे. कर्टिस ने यह जानकारी दी कि उन्होंने इस बात को खोज निकाला है कि साधारणतया घरों में मछली पात्र में डाला जाने वाला जो मीठे पानी में जीने वाला पौधा होता है, जिसे निटेला कहते हैं, और जिसमें एक ही लंबी कोशिका होती है, उसकी कोशिका में और तंतु की कोशिकाओं में पूर्ण समानता है, कोई भी भिन्नता नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया कि निटेला पौधे के तंतुओं को उत्तेजित किए जाने पर वे विद्युत तरंगें निर्माण करते हैं, जो केवल गति को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से प्राणी और मानव के तंतुओं में निर्माण होने वाली विद्युत तरंगों के समान ही होती है। इस पौधे के तंतुओं की विद्युत तरंगें प्राणियों के तंतुओं की विद्युत तरंगों से कहीं धीमे चलती देखी गई। इसलिए तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत तरंगों के प्रवाह से मंदगति चलचित्र लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इस आविष्कार को तुरंत उपयोग में लाया। इस प्रकार निटेला पौधा मन और स्थूल जगत के सीमा क्षेत्र के गुप्त रहस्यों की गूढ़ लिपि का अर्थ जानने में एक प्रकार से
रोसेटा पत्थर की भूमिका अदा कर सकता है। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के इस आदर्शवादी वैज्ञानिक के अंतरंग मित्र थे। उन्होंने संबोधित कर कविवर ने निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी थी। टैगोर ने इस कविता में उल्लिखित साम 4 वेदों में से एक वेद है। अन्य 3 हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये पवित्र ग्रंथ ब्रह्म या सृष्टा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो मनुष्य में आत्मा के रूप में स्थित होता है। ब्रह्म शब्द ब्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है विस्तरित होना। इसमें स्वतः ही विस्तरित होने वाली ईश्वरीय शक्ति की वैदिक संकल्पना स्पष्ट होती है। ब्रह्मांड का विस्तार मकड़ी जाल की तरह उसी ब्रह्म से होता है। आत्मा के ब्रह्म के साथ सायुज्यता को ही वेदों का सार कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पंक्तियाँ लिखी हैं वो तो बंगाली में लिखा है और उसका हिंदी अर्थ है, हे तपस्वी साम मंत्रों की जलद गंभीर गर्जना से पुकारो, उठो जागो। शास्त्राभिमानी जनों और कुतर्कों से आहत बुद्धि पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार तर्कों का त्याग करने को कहो। उन मूढ़ दंभियों को इस सुविस्तृत संसार में आने की प्रेरणा दो। अपने शिष्यों का भी आह्वान करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्रित हों, जिससे हमारा भारत, हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को पुनः प्राप्त करे और कर्तव्य निष्ठा, श्रद्धा और ध्यान में अप्रमत्त चित्त होकर लोभहीन, द्वंद्वहीन, शुद्ध और शांत बनकर विश्व गुरु के आसन पर एक बार फिर अधिष्ठित हो। यहाँ पे योगी कथामृत में भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का प्रकरण समाप्त होता है और मिलती हूँ अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए योगी कथामृत सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।